यूक्रेन पर चोट मारकर पुतिन ने दो टुकड़े कर दिए। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच की तनातनी अब तक के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्टक प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी। पुतिन ने टेलीविजन संबोधन में यूक्रेन सरकार, नाटो फोर्सेस, अमेरिकी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। नमस्ते, मैं राशिद। रशिया के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया कि यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी यानी उपनिवेश बन चुका है, जहां कठपुतली सरकार चलती है। पुतिन के बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, हम डरते नहीं। रशिया ने यूक्रेन का बंटवारा किया तो यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका, ब्रिटेन के साथ एस्टोनिया की भी त्योरियां चढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के टुकड़े करके उल्टा रशिया कहीं फंस तो नहीं गया? क्या रशिया यूक्रेन जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है? सबसे बड़ा सवाल यह कि रशिया के खिलाफ अब अमेरिका करने क्या वाला है? वाकई युद्ध होगा या सिर्फ धमकाया जा रहा है? यूक्रेन की तरफ से और यूक्रेन के विद्रोहियों को साथ लेकर क्या करने वाले हैं पुतिन? स्वतंत्र लुहांस्क और डोनेस्टक प्रांत पर किसका कब्जा रहेगा? मैं डिबेट ओपन करूं, पैनल इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्टैंड क्या है। यूएन की इमरजेंसी मीटिंग में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति को सुनिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, जहां पर भारत ने भी सीधे तौर पर यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस पे कई चीजें बोली हैं। लेकिन बिग ब्रेकिंग यह है, रशिया ने यूक्रेन के किए टुकड़े, दो प्रांतों को दी अलग देश की मान्यता। रशिया ने विद्रोही इलाकों में अपनी सेना भेज दी है। रशिया के एक्शन से यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। यूक्रेन संकट पर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग भी जारी है। अमेरिका ने रशिया को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि करारा जवाब मिलेगा। ब्रिटेन ने अपील की है कि फैसला वापस ले रूस। युद्ध समस्या का हल नहीं, शांति जरूरी है। भारत का रिएक्शन आया है। बातचीत से सारे मामले सुलझाए जाएं। भारत को सुनिए आप। Escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. लेकिन जानते हैं, जिस वक्त रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया, कोई यह नहीं जानता था कि यूक्रेन को दो टुकड़ों में बांट देंगे पुतिन। दो टुकड़ों में बांटते हुए आखिरकार यूक्रेन और नाटो को क्या चेतावनी पुतिन ने दी है, अब आप ये सुने। Ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас. И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. क्या वाकई में युद्ध होगा या सिर्फ शेडो बॉक्सिंग हो रही है? युद्ध अगर होता है तो भारत पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा? पूरी दुनिया के लिए जियोपॉलिटिकल सिनारियो किस तरीके से बदलेगा? इस सब के लिए देश का सबसे बड़ा पैनल, सबसे विश्वसनीय पैनल मेरे साथ में जुड़ा है। जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक हैं, अशोक पांडे जी विदेश मामलों के जानकार हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार डिफेंस एक्सपर्ट अजय वर्मा सीनियर जर्नलिस्ट, आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बेशकीमती समय मुझे मेरी टीम के लिए आपने निकाला है। मेरा पहला सवाल आपसे अशोक पांडे जी होगा। पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्टक प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी है। अब आगे क्या होगा? अगर युद्ध होगा तो कब होगा? राशिद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस बड़े एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल पे बुलाया। देखिए, ये जो दो प्रांतों की आप बात कर रहे हैं ईस्टर्न में, यही बार्गेनिंग पॉइंट है पुतिन साहब का, मुझे ऐसा लगता है। और ये कोई नई बात नहीं है, उनको ये सपोर्ट बहुत पहले से मिल रहा था। एक भूभाग उन्होंने ले लिया हुआ है।
तो मेरा जो विचार है और जो स्टैंड है, ये पूरी लड़ाई रशिया के लिए एक अपनी प्रतिष्ठा और पहचान को पुनर्स्थापित करने की है, यूक्रेन के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है, और बाकी नेटो फोर्सेस और अमेरिका के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई। अब ये तीन चीजें जहां मिल रही हैं, वहां पे जो डेफिसिट है वो विश्वास का है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि एक बड़े विश्वसनीय मध्यस्थता की जरूरत है। भारतवर्ष का स्टैंड है कि डिप्लोमेसी मस्ट विन। तो मैक्रोन साहब से थोड़ी सी उम्मीद थी मुझे कि वो पुतिन साहब की और बाइडेन की समिट करवा लें, लेकिन पुतिन साहब की जो शर्तें हैं 4 या 5, वो एक तरह से गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो मैं ये समझता हूं कि डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा चांस है अभी, लेकिन एक बहुत ही ऐसा स्टेप ले लिया है प्रोवोकेटिव, जो कि एक इंडिपेंडेंस को वो एक संयुक्त देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं। तो यूक्रेन के लिए संप्रभुता का सवाल है, यूक्रेन की अपनी अलग समस्याएं हैं, तो इसलिए समस्या तो बड़ी जटिल है। मैं विश्वास करता हूं कि डिप्लोमेसी मस्ट विन। आपका ये कहना है कि समस्या जटिल है, लेकिन अभी भी कूटनीतिक रास्तों के जरिए ही समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। कमोबेश यही स्टैंड यूएन में भारत का भी रहा है, जो थोड़ी देर पहले तिरुमूर्ति जी ने भारत की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है। लेकिन जेके त्रिपाठी जी, अब मेरा एक और सवाल है। पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े तो कर दिए, लुहांस्क और डोनेस्टक प्रांत को अलग अलग तो कर दिया, लेकिन पुतिन ने कहा यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी यानी उपनिवेश बन चुका है, जहां कठपुतली सरकार चल रही है। क्या ये अमेरिका को उकसाने वाला कदम, क्या ये अमेरिका को उकसाने वाला बयान है? अगर है तो क्या यूएस रिटेलिएट करेगा? अगर रिटेलिएट करेगा तो इसका कैनवास क्या होगा? देखिए राशिद, मेरे ख्याल से ये अमेरिका को उकसाने वाला बयान नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि वो दर्पण दिखाया जा रहा है, क्योंकि स्पष्ट बात यह है कि अमेरिका और अमेरिका के नेतृत्व में नाटो इस बात पे डटा हुआ कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दी जाए, जबकि 1990 में ही क्लिंटन और येल्त्सिन के बीच में वार्ता में इस पर सहमति हुई थी कि नाटो 1 सेंटीमीटर भी, आप ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर भी पूर्व की ओर नहीं जाएगा। उस वक्त रूस का विघटन हो चुका था, सोवियत रूस का, इसलिए कोई और शक्ति नहीं थी, इसलिए नाटो को तो होना ही नहीं चाहिए था उसके बाद। लेकिन उसके बाद अगर हुआ भी तो नेटो को आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नेटो ने 1993 के बाद से 14 देशों को अपने साथ मिलाया है, और सारे ईस्ट की ओर, ईस्टर्न यूरोप की ओर है, यानी नेटो रूस की ओर बढ़ रहा है। ये रूस की एक बहुत ही वाजिब समस्या है, वाजिब कंसर्न है कि उसकी सिक्योरिटी को जियोपार्डाइज किया जा रहा है। रूस की भी जो समस्या, रूस का जो काम है ये कि उन दोनों राष्ट्रों को संप्रभु घोषित, उन दोनों क्षेत्रों को संप्रभु घोषित करना, वो भी गड़बड़ है। वो इसलिए खराब है कि इससे और देशों को या और जगहों को और क्रिटिक्स को ये वो बल मिलेगा कि भाई रूस क्यों देशों को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। हालांकि रूस ने पहले क्रीमिया का करके और क्रीमिया को अपने साथ मिला दिया था, तो वही चीज शायद होने जा रही। जहां तक भारत की बात है, भारत का स्टैंड, जैसा कि पीएस त्रिमूर्ति ने साफ कर दिया है कि भारत का स्टैंड यही होगा कि डिप्लोमेसी मस्ट वर्क एंड डिप्लोमेसी मस्ट विन, क्योंकि किसी भी संघर्ष का, किसी भी तनाव का अंत संघर्ष नहीं होता, युद्ध नहीं होता, क्योंकि युद्ध के बाद भी युद्धरत देश नेगोशिएटिंग। हमारे हिंदुस्तान में भी कहते हैं ना कि जंग तो चंद रोज होती है, लेकिन जिंदगी बरसों तलक रोया करती है, और उसका इम्पैक्ट, आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट दशकों नहीं बल्कि सदियों तक भी रहता है। लेकिन मेजर जनरल जेके परिहार, एक ही बात है, रशिया अगर बार बार उकसा रहा है, रशिया ने पहले अगर क्रीमिया पर कब्जा किया, रशिया ने अगर 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो यूक्रेन अगर लड़ेगा भी तो कैसे लड़ेगा? अब अगर मैं दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करता हूं, क्योंकि आप एक रिटायर्ड फौजी हैं इसलिए आपके सामने मैं रख रहा हूं। रशिया के सैनिक 29 लाख, यूक्रेन के सैनिक 11 लाख। रशिया के पास में फाइटर प्लेन 1511, 1511, यूक्रेन के पास महज 98। रशिया के पास में जो फाइटर हेलीकॉप्टर हैं 1544, यूक्रेन के पास में 34। रशिया के पास में 12,240 टैंक, यूक्रेन के पास में टैंक 2,596। बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना, तोप, इन सब के मामले में यूक्रेन कहीं भी रशिया के सामने ठहरता नहीं। अगर युद्ध करेगा तो कैसे करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और जितने भी लोग भौकाल दिखा रहे हैं, अगर मैं देसी भाषा में कहूं, जितने भी नाटो देश अभी फिलहाल के लिए मुखालफत
दर्ज करा रहे हैं, क्या वाकई में यूक्रेन के साथ में जंग लड़ने के लिए आ जाएंगे कि चलो ठीक है रशिया के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे? पहले तो मैं त्रिपाठी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उन्होंने बहुत सही बात की है। मैं उस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से मानता हूं कि ये लड़ाई और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पिछले साल 2 साल का नहीं है, ये पिछले 20 साल से ज्यादा 89 से चल रहा है। पहला चीज। दूसरा ये है कि सेनाएं जो है संख्या के बलबूते पे नहीं होती है, टेरेन और स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनती है। चाइना के पास में कितनी है, इंडिया के पास में कितनी है, रशिया, वो बात अलग होती है। यूक्रेन बॉर्डर के आसपास मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जितना जरूरी है, और खास करके जबकि ठंडों का समय नहीं होता है तो दलदल में टैंक्स और दूसरे चलाना बहुत मुश्किल होते हैं, ऐसे उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रशिया ने अपना डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ है। पूरी लड़ाई की जड़ मेरे हिसाब से रशिया ने कोई गलती नहीं करी है, उनको उकसाया है, और ये अमेरिका की एक बहुत लंबी साजिश का है, CIA जो करता रहा है कि किस तरह से दूसरे देशों को दबाना। और मैं अब उसको और आगे ले जाऊंगा कि जो अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया है वो उनका वेल प्लान था, क्योंकि उनको आगे चल के ईस्टर्न यूरोप और यूक्रेन में अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी थी। तो ये स्ट्रेटेजीज है, और सारा जो है यूक्रेन के पास में जो रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम है, उनका एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा है। रशिया का सारा जो एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह थे जो उन्होंने डेवलप यूक्रेन में किए थे, उन सब को काबू में करके रशिया को दबाने की उनकी एक सोची समझी लंबी चाल रही है। रहा सवाल यूक्रेन के जो सेपरेट ईस्ट यूक्रेन के 2 प्रांतों को रूसिया की मान्यता देने का, तो मैं समझता हूं ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक है, क्योंकि ये दोनों प्रांत 2014 से यूक्रेन की गवर्नमेंट के पास में है ही नहीं। ये जब आपका मिन्स्क प्रोटोकॉल 1 और 2 में साइन हुए हैं तो रशिया और यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी के अलावा इसमें जो है ये 2 सेपरेट ग्रुप के हेड भी उसमें शामिल थे, तो उसको इनडायरेक्टली रिकॉग्निशन तो पूरे नाटो ने भी पहले से दिया हुआ है। आगे चल के ये होगा कि जो सरकार रशिया की सपोर्टेड सरकार को गिरा के यूक्रेन में नाटो ने अपनी सरकार जो बनाई हुई है, इनको जाना पड़ेगा। और पुतिन का स्टैंड बिल्कुल स्ट्रांग है, और बाइडेन में इतनी हिम्मत नहीं है। अमेरिका जो है वो हर युद्ध में आ रहा है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो इसके इराक, गल्फ कंट्रीज में रहे, यहाँ भी उनको बात खानी पड़ेगी, क्योंकि सारी लड़ाई जो है वो रिसोर्सेस को काबू में करने के लिए है, और उसमें रशिया और चाइना बहुत स्ट्रांग विंड ले रहे हैं। आपने मेजर जनरल JKS परिहार, आपने मेरी डिबेट को एक लाइन दी है। आपका ये कहना है कि अमेरिका एक तरीके से हर फ्रंट पर बहुत ज्यादा उसकी किरकिरी हो रही है और एम्बेरस हो रहा है। तो ऐसे में अजय वर्मा जी, मेरा एक सवाल है, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना बुलाने से किरकिरी हो गई थी अमेरिका की। पूरी दुनिया में यह कहा गया था ये ट्रंप वाला अमेरिका नहीं है, ये बाइडेन वाला अमेरिका है। क्या यह माना जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के मुद्दे से अपनी इमेज चमकाना चाहते हैं? अगर चमकाना चाहते हैं तो क्या किसी भी तरह का रिटेलिएशन या अग्रेशन दिखाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि मॉस्को की मीटिंग में पुतिन ने बिल्कुल सीधे ये कह दिया है कि पीस प्लान की अब किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए रशीद जी, एक जो मैं कल भी मैं कह रहा था कि पोस्चरिंग है, और ये अब थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया है। ये एक कहते हैं ना कि व्हेन यू आर पुश्ड टू द वॉल, आपके पास रास्ता नहीं होता है तो आप करेंगे क्या। लेकिन जब ये विघटन हुआ था उसके बाद, अजय सर सॉरी आपको बीच में रोक करके, आप ही यहां से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सॉरी आपको बीच में रोक करके, अगर ये सिर्फ वर्चुअल लड़ाई है, अगर ये सिर्फ हाइब्रिड वॉर है, अगर ये सिर्फ शैडो बॉक्सिंग है, तो मैं आपके सामने एक रेफरेंस रखना चाहूंगा, समझिएगा आप। पुतिन ने मॉस्को में एक मीटिंग की, क्रेमलिन सिक्योरिटी काउंसिल जो रशिया की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद है, इसकी एक अनशेड्यूल्ड इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें पुतिन ने बोला पीस प्लान की किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है, युद्ध के लिए पूरा रशिया तैयार हो जाए। क्या वाकई में आपको लगता है कि अभी भी ये हाइब्रिड वॉर है? क्या अभी भी ये लगता है कि शैडो बॉक्सिंग है? मैं अभी भी यही मानता हूं कि ये शैडो बॉक्सिंग है और ये रिसोर्स और एनर्जी की लड़ाई है। पुतिन साहब का ये जो मीटिंग्स हैं या फिर एक जो अनाउंसमेंट है या जो इनकी तैयारियां चल रही हैं या मूवमेंट्स हुए हैं या 2 प्रांतों में इन्होंने जो रिकॉग्नाइज किया है, ये फर्दर अपने प्रेशर को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं ये। और इनको भी पता है कि वॉर तो होना नहीं है, एक्चुअल वॉर नहीं होना है, ये प्रेशर बिल्डअप है। और यूएस भी इस बात को समझ रहा है, ब्रिटेन भी इस चीज को समझ रहा है, इंटायर ईस्टर्न ब्लॉक इस चीज को समझ रहा है, इवन यूरोप अंडरस्टैंड्स कि इस पे इनको ना कोई फायदा मिलना नहीं है। यूक्रेन वहीं रहेगा जहां है। द ओनली फैक्ट वुड कम आउट इज दैट नाटो विल हैव टू रिवाइंड इट्स कॉल। और ये 2 प्रांत
में जो इंडिपेंडेंस की बात, रिकॉग्निशन की बात है, जैसा पहले भी बताया गया था कि दे वर नॉट फुली पार्ट ऑफ यूक्रेन, सो व्हाट्स सो बिग अबाउट इट। आज की तारीख में उनको रिकॉग्निशन देना, ऐसे भी इनडायरेक्ट रिकॉग्निशन तो था ही था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रशिया की तरफ रुझान रखने वाले या रशिया की तरफ बायस जितने भी विद्रोही थे इन दो प्रोविंसेस में थे, तो ये मान लिया जाए कि पहले भी रशिया के साथ में इनका जुड़ाव रहा है और अगर इन्हें स्वतंत्र मुल्क घोषित कर भी दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूं। और यही देखिए, इवन द यूरोप विल हैव टू रिकॉग्नाइज इट इन लेटर कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि उनको भी पता है लेकिन कि यूक्रेन क्राइसिस से लॉस किसी यूरोप को होगा रिकॉग्नाइज तो कैसे entire करेगा यूरोप सर? को होने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तो सीधे ये कह दिया है ना, यूरोपियन यूनियन तो बार बार ये कह रहा है कि रशिया ठीक नहीं कर रहा। यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट सामने आया है। यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि किसी भी मुल्क की एकता, अखंडता, संप्रभुता में यानी सोवरेनिटी में अगर आप दखल अंदाजी कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा, अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। रशीद भाई, कल मैंने एक चीज और आपको कहा था कि इट्स अ फाइट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। ठीक है, बायर हमेशा थोड़े से इश्यूज के साथ आगे आता है नेगोशिएशंस के लिए, सेलर हमेशा अपर हैंड लेने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग सीन इन यूक्रेन। मैं एक बार आलोक जी के पास में चलता हूं, उसके बाद मैं आपके पास में जब दोबारा आऊंगा तो आपसे मैं पूछूंगा हु एग्जैक्टली इज द बायर एंड हु इज द सेलर, और ये बायर सेलर के बीच में खरीदने और बेचने की मोडालिटी आखिरकार क्या रहने वाली है। लेकिन आलोक जी, मेरे लिए भारत सबसे अहम है और मेरे लिए भारत ही प्राथमिकता में है। भारत को लेकर के मेरा सवाल, रशिया का भारत विरोध नहीं करेगा क्योंकि रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर, क्योंकि 2018 से लेकर के 21 तक रक्षा व्यापार रशिया के साथ में $15 अरब, क्योंकि 2020 में व्यापार 9.31 अरब डॉलर, लेकिन अमेरिका का भी विरोध नहीं करेगा क्योंकि 2019 तक 146 अरब डॉलर का व्यापार, रशिया से 15 गुना ज्यादा व्यापार। तो भारत अभी कहां खड़ा है और आगे आने वाले दिनों में कब तक न्यूट्रल रहेगा भारत? राशि जी, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अपने जो दर्शक हैं खास करके और हम सब यही चाहते हैं कि भारत का इंटरेस्ट कहाँ होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जैसा आपने जितना विवरण दिया, रूस के साथ हमारे हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, यूरोप के साथ भी हैं और यूक्रेन के साथ भी। आप ये ध्यान दीजिए, यूक्रेन के साथ भी हमारे त्रिपाठी जी आपको और विस्तार से बता सकेंगे। लेकिन सही बात यह है कि यूक्रेन से भी हम जब से उसका निर्माण हुआ, और ये भी है कि असली समस्या क्यों है, मैं थोड़ा सा एक बीच में और जोड़ दूं। कल मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री हो जाए राशिद, तो क्या होगा, आपका पत्रकार फिर भी कुलबुलाता रहेगा, आप पत्रकार की तरह उसमें कुछ खोजबीन करने की कोशिश करेंगे। पुतिन साहब जो है वो केजीबी के प्रमुख रहे हैं, तो वो उनका जो जासूसी माइंड है, और सोवियत संघ जिस तरह से विकसित हुआ था, जिस तरह से उसमें आप जैसा बहुत हमारे एक मेहमान ने तो साफ साफ कह ही दिया कि CIA क्या क्या करता रहता है, हम उस पर विस्तार से नहीं जाते। लेकिन ये सही है कि उसके कारण उसका बदला निकालना, देखिए जिस समय वो हुआ उस समय वो नहीं थे पुतिन, लेकिन अब तक जब धीरे धीरे कई बार मन में प्रतिशोध रहता है कि ये हमसे हाथ से निकल गया। लेकिन दूसरा पहलू ये है, हम उस पर नहीं जाते प्रश्नों पर, लेकिन आप देखिए कि यूक्रेन को जो मान्यता मिली उसमें ये जो इलाका है जिसको आज उसने कहा कि स्वतंत्र घोषित कर रहा है, ये यूक्रेन का हिस्सा रहा। आप ठीक है, उसके बीच में वहां कौन बॉर्डर पर कौन आकर के इधर से आया उधर गया, लेकिन ये नहीं। सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी थोड़ी देर पहले तक आपने हमारे कई दर्शक देख रहे होंगे, सुरक्षा परिषद की उस बैठक में जो बोला है उस पर बाकायदा नक्शे भी दिखाए हैं, यूक्रेन का ये दोनों हिस्सा रहे। इस दृष्टि से उनको अचानक कल तक बातचीत, फ्रांस के राष्ट्रपति बातचीत की कोशिश उन्होंने की और तय हो गया था कि एक दिन बाद मीटिंग होगी, उसके पहले लेकिन इतनी जल्दबाजी में उनको रिकॉग्नाइज करने से एक नया तनाव, भारत भी कह रहा है ना, भारत क्यों कह रहा है कि भाई बातचीत से करिए, क्यों दुनिया की इकोनॉमी, आज ही अचानक तेल के भाव 7 साल में जितना नहीं बढ़ा था, अभी आधे घंटे के पहले वो 7 साल से अधिक दुनिया में तेल के भाव हो गया। भारत तो इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है, चुनाव नो चुनाव। कल जो है हमारा तो कितनी निर्भरता है, रूस अपनी गैस भी जर्मनी को, इसमें यूरोप का एंगल देख लीजिए, अब ज्यादा विस्तार से एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। दूसरी तरफ रूस जो है वो जर्मनी को गैस बड़े उसका जो कई अरब डॉलर का उसका जो समझौता हुआ वो देना चाहता है। यूक्रेन कहता है कि भाई मेरा उसमें कमीशन चाहिए, मेरे रास्ते से जा रहा है, वहां से भी तनाव पैदा हुआ। और इसलिए जर्मनी और यूरोप का इंटरेस्ट क्या है कि नहीं, हमें रशिया से भी, यदि हमें खास करके जर्मनी का, कि उससे हमें सस्ती मिल रही है,
अमेरिका नहीं चाहता है कि जर्मनी के साथ भी उस रूस के संबंध रहे। ठीक है। जैसे हमने रूस से जो मिसाइल खरीदने का किया है S-400, तो अमेरिका बार बार कह रहा है मत लो, हमने लगा दिया। अब क्या होगा, आज के निर्णय के बाद जो इन्होंने मान्यता दे दी, रूस पर प्रतिबंध और कड़े हो जाएंगे। उससे भारत के साथ जो व्यापार के आर्थिक संबंध है उसमें भी कठिनाई आएगी। अच्छा। दुनिया में यूरोप के लिए भी कठिनाई आएगी। तो ये गंभीर संकट जैसे चीन पैदा करता है ना, जी। चीन भी इस समय कम्युनिस्ट के नाते बहुत वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई है कि रूस और चीन मिलकर के एक तरह से अपने कहने को साम्यवादी है, लेकिन सही बात है कि साम्राज्यवादी तरीके से अपना पंजा फैला रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह से उन पर वो हो जाए। जी। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका गड़बड़ करता है। अमेरिका चाहता है कि भाई ये यूरोप मेरे कब्जे में, मेरे हिसाब से चले। नेटो भी हम जो चाहते हैं उसने तो भेज दिए। आपने हथियारों की लिस्ट दिए ना जी। उन्होंने ब्रिटेन में बाकायदा अपने बम वर्षक और मिसाइल्स वाले जो प्लेन हैं, अमेरिका ऑलरेडी यूरोप भेज चुका है युद्ध की स्थिति में बताने के लिए कि यूक्रेन पर कुछ भी किया तो हम तो लगा देंगे, क्योंकि अमेरिका को जैसा कहा गया आलोक जी, आपने अपने कमेंट में मेरे डिबेट और डिस्कशन को एक ऐसी लाइन दी है जिसे मैं अशोक जी के पास में जरूर लेकर के जाना चाहूंगा। अशोक जी, जैसा कि आलोक जी कह रहे थे कि आपका बेसिक नेचर कभी बदला नहीं करता और आपका प्रोफेशनल नेचर भी कभी बदला नहीं करता है। केजीबी के साथ में संबंधित रहे हैं पुतिन, तो उसका एक नेचर होगा। ताइक्वांडो चैंपियन है पुतिन, उनका एक नेचर होगा। अपने आप को बड़ा फिट रखते हैं पुतिन, एक नेचर होगा। एक मेंटल लेवल होता है, एक मेंटल स्टेट होती है और एक आपका मेंटल स्ट्रेंथ होता है जो आपको फैसले लेने की क्षमता में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ऐसे में पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है अशोक जी कि यूक्रेन तुरंत ही सैन्य कार्रवाई बंद करे, वरना जो भी खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदार कीव में बैठी हुई सरकार होगी। मेरा सवाल यह है कि पुतिन इंतजार कब तक करेंगे? पुतिन का मेंटल लेवल क्या होगा? पुतिन की मेंटल स्टेट क्या है? पुतिन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ में कब तक पेशेंस रखेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आलोक जी ने और आपने उसको दोहराया। पुतिन साहब जब ये विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो लगभग 40 वर्ष के थे। अब उनके मन में ये प्रतिशोध की भावना तो है, केजीबी के थे, उस वजह से और भी हो सकती है। टाइक्वांडो की बात आपने की, तो उनके लिए एक अनफिनिश्ड एजेंडा हो सकता है कि जितना वापस हम ले सकें ये लें। लेकिन सवाल इसमें ये है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप कितनी मेंटली टफ हो, अपनी टफनेस को आप एक सीमा से बाहर लिवरेज नहीं कर सकते। तो यही तो वजह है कि ये सारी बातें अभी हो रही हैं आज की तारीख में। लेकिन ये कहना कि जो दो उसके प्रांत हैं वो पहले से ही अलग थे, ये बात से मैं थोड़ा, ये हमारे लिए पैलेटेबल नहीं है, क्योंकि इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। हम ये मान लें अब यूक्रेन अलग हुआ, उसकी सॉवरेनिटी थी, भारत की उसके साथ संधि है 1992 की, पीस ऑफ कोऑपरेशन की, वो कोई माइनस ये दो राज्य और माइनस क्रीमिया तो नहीं था। तो भारतवर्ष के लिए भी एक प्रॉब्लम होने वाली है और राज्यों के लिए भी हो सकती है। तो उसकी सॉवरेनिटी को तो कहीं न कहीं हमें ये सम्मान देना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ये होना चाहिए इस बात। अब रही बात अमेरिका और नाटो फोर्सेस की, अब अगर हम पुतिन को कह रहे हैं कि उनके स्वभाव में कुछ है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अमेरिका के स्वभाव में भी कुछ है। तो इन्हीं दोनों स्वभावों की जो ये लड़ाई है, जिसको कि मैं वर्चस्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई कह रहा हूं, लेकिन भुगत कौन रहा है इसमें? भुगत रहा है यूक्रेन। उसके तो अस्तित्व पे आ पड़ा ना। आप देखिए, एक देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, क्या बिगाड़ा है उसने इस दुनिया का? और भारतवर्ष के लिए कितनी समस्या हो जाएगी। आप देखिए, वहां के हमारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, बेचारे भाग रहे हैं इमरजेंसी में। अब यूक्रेन खुद ही जो है अभी कोविड से लड़के निकला है, उसकी शिक्षा की समस्याएं हैं, इकोनॉमिक समस्याएं हैं। तो पूरे दुनिया को एक ये कॉम्पैशनेट वे लेके इस समय अगर चूज करना है among the three, Ukraine, America plus NATO and Russia, I think the world must stand with Ukraine. लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। यूक्रेन के साथ जब खड़े रहने की बात आती है ना, जैसा कि अशोक पांडे जी कह रहे हैं, जेके त्रिपाठी जी, अब एक सवाल है मेरा। सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि रशिया के खिलाफ कौन है? यूरोपियन यूनियन। रशिया के खिलाफ है नाटो फोर्सेस। रशिया के खिलाफ कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया के खिलाफ कौन है? ब्रिटेन। रशिया के खिलाफ कौन है? फ्रांस। रशिया के खिलाफ कौन है? जर्मनी। लेकिन खिलाफ आप कैसे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। शब्दों में तो आप खिलाफ हैं, यानी वर्बल बैटल तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन आगे आने के लिए तैयार नहीं है। कब तक कोई आगे आएगा जहां पर वाकई में ये लगने लगेगा कि नहीं, यूक्रेन के लिए या यूक्रेन के पक्ष में कोई वाकई में ढाल बन करके आकर के खड़ा हो गया है?
देखिए राशिद, मैं एक चीज आपकी बात में संशोधन करना चाहता हूँ। आपने गिना दिए कि रशिया के खिलाफ कौन कौन है, लेकिन वाकई रशिया के खिलाफ जो है वो खाली यूएस और यूके। आप देखिए जर्मनी और फ्रांस रशिया के उतने खिलाफ नहीं है। जर्मनी इसलिए नहीं है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 से जर्मनी को 150 अरब, ठीक है, 150 अरब क्यूबिक मीटर गैस जाती है। अभी 100 जा रही है, 55 जा रही है, और 105 का नॉर्ड स्ट्रीम 2 की कंस्ट्रक्शन है जो इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगी जी। अब जर्मनी नहीं चाहेगा कि उसकी जो क्रिटिकल गैस की सप्लाई है जो रूस से हो रही उसको जी। खराब किया जाए। और क्या हुआ कि भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बाइडेन की और शोल्स की जब मीटिंग हुई थी, उसके बाद ने अनएक्सपेक्टेडली ये कह दिया कि अगर लड़ाई हुई तो हम नॉर्ड स्ट्रीम को भी टारगेट करेंगे, जो कि जर्मनी को बहुत बुरा लगा। और फ्रांस भी कोई अमेरिका के बड़े पक्ष में नहीं है, तो वहां पर सिर्फ छोटे देश इटली और स्पेन या यूके, जिसकी की पावर अब खत्म हो चुकी, वही बढ़ चढ़ के उछल रहे हैं अमेरिका की पक्ष ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन खुद ही डिवाइडेड है, और यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के जो हेड हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने साफ कह दिया था परसों कि हम किसी भी हालत में लड़ाई नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू शांति स्थापित लेकिन हो। डिप्लोमेसी के थ्रू शांति की बात वहां पर आ जाती है जब यह पता चलता है कि किसी भी राष्ट्र के प्रमुख के दिमाग में असल में क्या चल रहा है। मेजर जनरल जेके परिहार, देखिए पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके पीछे की एक कहानी है, क्रीमिया वाली कहानी भी है, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रशिया की राजधानी मॉस्को के पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर की रह जाती है। अभी यह दूरी है लगभग 1600 किलोमीटर की। यानी फिर नाटो को रोकने के लिए रशिया किस हद तक जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और जैसा हम सब डिस्कशन में निकल के सामने आ रहा है कि नाटो का अभी रोल ही क्या बचता है। जब रशियन ब्लॉक पूरा ब्रेक हो गया, उसके बाद में नाटो इतना एग्रेसिव होके क्यों आगे आ रहा है। और नाटो एक तरह से डिवाइड भी हो चुका है, जैसा त्रिपाठी साहब ने बताया कि जर्मनी और फ्रांस जो है वो नाटो के साथ में है, बट वो धीरे धीरे अमेरिका के जो टचेज है उससे वो बाहर आ रहा है। सारी झगड़े की जड़ जो है ये अमेरिका का जो यूरोप में जिस तरह से जर्मनी फ्रांस नाटो में उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, उसका कंट्रोल करना और रशिया को कंट्रोल करना। जी, आप देखिए जो मिन्स्क का 2014 और 15 के जो प्रोटोकॉल साइन हुए, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके वायलेशन डे 1 से हो रहे हैं, जिसमें क्लियर था कि कोई भी यूक्रेन में फॉरेन मिलिट्री पावर्स उसमें नहीं आएंगी, और इसको इनको जो है ऑटोनॉमी मिलेगी, काफी उनको सपोर्ट्स दिए जाएंगे। वो सारे वायलेशन यूक्रेन की गवर्नमेंट ने किए, अमेरिका ने किए, और उसके रिटेस्ट में रशिया ने भी करे। तो कुल मिलाकर जो है लड़ाई झगड़े की जो है वो फाइनेंस से आके शुरू होती है। अमेरिका जो है यूरोप में अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को स्ट्रांग करना चाहता है, जैसा नॉर्ड स्ट्रीम की वजह से उनकी गैस वगैरह जो एनर्जी सोर्सेज से जो उनको यूरोप में देना था उसका नुकसान हो रहा है। यूक्रेन में एंटर होने का बेसिक एम उनका यही है कि रशिया पे इतना प्रेशर बनाया जाए कि रशिया जो है वो जर्मनी फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों में जो उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं उनको कंट्रोल में करना। तो मेन लड़ाई जो अमेरिका की तरफ से चलाई हुई है, और वो भी बेसिकली विद दी फाइनेंस को लेके है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और आगे चल के इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन के खिलाफ दुनिया का एक भी देश आके खड़ा होगा। ये सब पॉस्टरिंग है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, दूसरे कोई कभी किसी के लिए आता ये नहीं आपने है। बहुत अच्छी बात बोली है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि पिद्दी सा है यूक्रेन और जिद्दी सा है रशिया। तो इस बीच पिद्दी और जिद्दी की लड़ाई कैसे होगी? लेकिन पिद्दी और जिद्दी की लड़ाई के बीच में अजय वर्मा जी हमेशा बार बार 2 दिन से मेरी जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ये पूरी लड़ाई जो है ना बायर और सेलर की है। सर अजय सर, हम बायर सेलर कैसे मान लें? क्योंकि रशिया के कई जर्नलिस्ट हैं, कुछ मेरे भी जान पहचान वाले हैं, मेरी 2-3 दिन पहले उनसे बात हो रही थी। उन जर्नलिस्ट ने एक बात बोली अपने देश के लिए कि रशिया अभी भी हमेशा ये मान करके चलता है कि यूक्रेन के नाटो के साथ जाने का मतलब ये हो जाता है कि रशिया के धड़ से एक सिर का अलग हो जाना। अगर सिर को बचाना है तो फिर ये बायर सेलर की कहानी कैसे हुई? नहीं, सिर की बात या नहीं है। मैं कहता हूं कि यहाँ हाथ की बात है, सर तक तो नहीं है, सर तो हम हैं। मेरा मानना है कि ये पूरी जो हाइब्रिड और आप जो पोस्चरिंग की बात कर रहे हैं, रशिया इज द मेजर
गैस और ऑयल में। उनकी जो रीच है ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन के लिए वाया यूक्रेन है। यूक्रेन तो एक सिर्फ इशू है उनके लिए, क्योंकि अगर यूक्रेन और नेटो का इंक्लूजन होता है और यूक्रेन पे यूएस या यूरोपियन पावर्स का थोड़ा सा भी वर्चस्व बढ़ता है तो रशिया विल बी अंडर कंस्ट्रेंट्स, और वो ये नहीं चाहता। पुतिन, आपने कहा पुतिन ताइक्वांडो एक्सपर्ट हैं, मेंटली बहुत अजाइल हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, तो उनको भी देखिए, एक मेंटली वीक आदमी ही इस तरह का कोई डिसीजन ले सकता है कि एकाएक वॉर में जाएं। पुतिन विल नेवर गो फॉर वॉर। हाँ, एक जरूरी है, एक बात है कि ही विल डेफिनेटली ट्राई फॉर द रिवाइवल ऑफ द यूएसएसआर ग्लोरी। वो भी उनके दिमाग में है, क्योंकि जिस समय वो आए थे जो बात अभी थोड़ी देर पहले शायद जी, जो बात शायद थोड़ी देर पहले अभी आलोक जी भी कह रहे थे। हाँ, वही मैं रशीद जी में कह रहा था कि ये सारे इश्यूज को देखते हुए आप देखेंगे तो रशिया का इंटरेस्ट सिर्फ एनर्जी में है, और उसको पता है कि यूक्रेन इज द सोर्स फॉर रीचिंग आउट टू यूरोपियन यूनियन। यूएस को पता है कि अगर रशिया को प्रेशराइज करना है तो यूक्रेन पे अपना वर्चस्व, अपनी सुप्रीमेसी, अपना किसी तरह से स्टैंड उनको लेना पड़ेगा। बट अगेन कमिंग बैक टू पुतिन इज मेंटली अजाइल, आई डोंट थिंक बाइडेन इज टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, ठीक है। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, एक और सवाल इससे पहले कि मैं आलोक जी के पास में दोबारा जाऊं, कि हिंदुस्तान क्या देख रहा है और कैसे देख रहा है। हिंदुस्तान के लिए क्वाड का मतलब है अमेरिका की तरफ देखना। हिंदुस्तान के लिए S-400 अगर प्रणाली का मतलब है कि रशिया की तरफ देखना। हिंदुस्तान के लिए रक्षा व्यापार का मतलब है कि रशिया की तरफ देखना। लेकिन हिंदुस्तान अगर LAC की तरफ देखता है तो रशिया की तरफ देखता है, लेकिन साउथ चाइना सी में अगर जाता है तो फिर हिंदुस्तान के लिए बड़े स्टेक होल्डर आ जाता है अमेरिका। तो ऐसे में बैलेंस बना करके किस तरीके से चला जाए, मैं फौजी नजरिए से आपसे जानना चाहूंगा। जी देखिए, अगर आप फौजी नजरिए की बात करते हैं तो फौज आजकल जो है वो डिप्लोमेसी, फौज और फाइनेंस में समझता हूँ तीनों बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हो गए। आप इनको बिल्कुल अलग अलग करके नहीं लड़ सकते। भविष्य की लड़ाई जो है वो फाइनेंस और IT और स्पेस, साइबर प्लस मिलिट्री पावर मिलती हो। हमारी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो है हमारा किसी भी पक्ष के साथ में आउट ऑफ वे जाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि नाटो के देश जर्मनी और फ्रांस भी आउट ऑफ वे अमेरिका के साथ में नहीं जाएंगे, तो ना हम अमेरिका के साथ में कह सकते हैं। आप इसमें इसका निंदा करने का जो है कि यूक्रेन में रशियन का कुछ हुआ है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं होना है। तो जो कल जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हमारे प्रतिनिधि जी मेजर जनरल जेकेएस परिहार, शायद किसी नेटवर्क फेल्योर की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आलोक जी, क्या आने वाले दिनों में अमेरिका भारत से यह भी कह सकता है कि आप तो भाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र में ये बात कही जाती है कि किसी भी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता ये पूरी तरह से अक्षुण्ण रहनी चाहिए, यानी सुरक्षित रहनी चाहिए। और जहां पर दो प्रांतों के विघटन की बात आ रही है, जहां पर रशिया इस तरह के ख्वाब फिर से पालने लगा है कि वो सोवियत संघ वाले दौर में चला जाए, जहां पर रशिया को यह लगता है कि यूएसएसआर बने रहने में ही भलाई है, क्रीमिया से लेकर के बाकी प्रांतों पर भी हमारा ही कब्जा हो जाए, तो फिर ऐसे में क्या अमेरिका की तरफ से कोई दबाव भारत पर बनेगा आने वाले दिनों में? भारत की तो हमेशा तटस्थ नीति रही है, त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं, और अब भी भारत का बड़ा जो है, जयशंकर जी का बयान भी आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यदि आप ये से माने कि ठीक है अयोध्या कृष्ण, तो श्री कृष्ण की जो भूमिका रही थी हमेशा, आप समझिए भारत की भूमिका उस तरह से है, कहीं कौरव हो, पांडव हो, कोई हो, लेकिन उसके बीच में वो कहते भाई हाँ या युद्ध की जरूरत हो युद्ध करें, लेकिन शांति की स्थापना हो, समझौता करते रहे। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने भारत सरकार की जो है, उसके पहले के प्रधानमंत्रियों का भी यही नीति रही है हमेशा कि हम लोग पक्ष में उतना नहीं जाते, अमेरिका के दबाव पर झुकने वाली, अमेरिका को हमारी जरूरत ऐसा नहीं कि कम है, इसीलिए अमेरिका यही चाहता है कि हम उसी तरह से कोई ऐसा स्टैंड ले। लेकिन हमारी, मैं तो अभी भी यही मानता हूँ जो कहा गया कि हम तटस्थ नीति अपनाएंगे। हम कोशिश तो देखिए, एक तो ये दूर का क्षेत्र है और दूसरा उसमें हम तत्काल, लेकिन हमारे और कई कॉम्प्लिकेटेड है। यदि वो उस तरह से करने लगेगा कि हमने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, चीन, हमें असली संकट इस बात का है, देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान से हाथ थोड़ा हटा लिया और चीन पूरी तरह से वहां कब्जा कर रहा है,
अमेरिका यही चाहता है कि भारत अब पूरी तरह से उसके साथ हो जाए, उसकी तरफ ले, जैसा वो वहां यूरोप में चाह रहा है, जैसा अभी कहा गया कि जर्मनी और फ्रांस नहीं मानता है, तो उसी तरह हमारी स्थिति है कि हम तो जर्मनी फ्रांस के तो अपने इंटरेस्ट भी यूक्रेन से ज्यादा है जो हमारे मुकाबले में, और रशिया से वो रखना चाहते हैं। इसलिए भारत यही प्रयास करेगा। और सामरिक दृष्टि से आपने अभी जो कहा, हमारे जरूर बीच में थोड़ा सा लाइन कर दी, वो आपको बताएंगे। हमने कल ही आपने जो देखा हो तो नेवी की कई बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं 36 जो हमारे शिप है उसका हुआ, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री थे। तो हमारी समुद्री सीमा की दृष्टि से भी हम रक्षा के लिए अपनी तैयारियां पहले से हमारी काफी है। अब वो नौसैनिक बेड़ा जैसे उसने भेजा था बांग्लादेश के समय में, अमेरिका हमको धमका नहीं सकता है, वो जमाना चला गया। लेकिन हाँ, ये सही है कि हम किसी भी देश की संप्रभुता, जैसा कहा गया सुब्रमण्यम का, यूक्रेन को जब मान्यता पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है ना, हमने आपने नहीं, या किसी एक देश ने या रूस ने अमेरिका ने नहीं दी है, वो पूरी संयुक्त राष्ट्र ने दी है। उसकी जो घंटा है उसको खत्म न की जाए, ये स्टैंड तो भारत रखेगा ही कि भाई आप किसी देश को टुकड़ा करके कल किसी भी इलाके को आप खालिस्तान कह दें कि हमने तो मान्यता दे दी है, ये ऐसी स्थिति तो नहीं हो सकती ना। इसलिए कोई भी देश यदि चाहेगा, किसी देश को मान्यता मिली हुई है उसके बाद वहां कोई, वैसे कहते हैं कि आजादी का अखंड हो जाए, लेकिन कोशिश रूस तरह से करता रहा है, दबाव बढ़ाता रहा है, ठीक है, और उसका आर्थिक इंटरेस्ट है। लेकिन ये सही है कि बड़ी कीमत उसको भी चुकानी पड़ेगी और दुनिया को, ठीक है। और चीन और रूस के शासक ये नहीं समझ रहे हैं कि इतने बड़े आर्थिक संकट, 2 महामारी से गुजरने के बाद ये संकट पैदा करके वो दुनिया में क्या पाएंगे, वो उनका नुकसान ही ज्यादा होना है, फायदा नहीं होना। और अमेरिका को भी बहुत फायदा नहीं होना है, वहां भी बाजार बुरी तरह गिर रहा है, बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। एक काम करते हैं, चूंकि क्विक रैप अप राउंड में हूं मैं, और हर एक पैनलिस्ट से मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। भारत के भी जहन में एक ही सवाल है, युद्ध होगा या फिर नहीं। अशोक पांडे जी, आप ही के साथ में इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही ब्रीफ कमेंट दीजिएगा, युद्ध होगा या नहीं, अगर होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों? बिल्कुल 2 वाक्य बोलूंगा। देखिए, भारतवर्ष और हमारी संस्कृति, वी होप अगेंस्ट द होप, युद्ध नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो तो बड़े संक्षेप में मैं कह दूं, डिप्लोमेसी, त्रिपाठी जी बताएंगे, एक असीम संभावनाओं का खेल होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रशिया को साथ आकर के एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को रिस्पेक्ट करते हुए शायद, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि वाकई में इस सेंसिटिव तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे भी या फिर नहीं। जेके त्रिपाठी जी, जंग होगी या नहीं? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, और मैं कारण इसका ये बताता हूँ कि 1945 से जब से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है, तब से कई बार ये बात कही जा रही है, कई बार ऐसी स्थितियां आई कि जहां दोनों महाशक्तियों के बीच जंग हो जाए। क्यूबा सबसे पहले था, क्यूबा हुआ, कोरिया हुआ, उसके बाद और भी वियतनाम हुआ, इराक हुआ, सीरिया हुआ, लेकिन कहीं भी दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं की। अभी आपने नगोर्नो कराबाख में भी देखा, वहां भी ऐसा ही हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों मेजर जनरल जेके परिहार, अगर जंग होती है तो किसका फायदा, किसका नुकसान? जंग करने के लिए यूक्रेन के आसपास रशिया की पूरी फोर्सेस लगी है। नाटो को इतना, अगर उनको 1.5 लाख रशियन फोर्सेस को काउंटर करना है तो 9 लाख सैनिकों का और डिप्लॉयमेंट 6 टाइम्स करना होगा, वो हो ही नहीं सकता है। अजय जी, क्या रशिया के खिलाफ वाकई में जंग करने की हैसियत यूक्रेन रखता है? बहुत संक्षेप में। जी नहीं, यूक्रेन एक सिर्फ पॉन है चेस बोर्ड पे, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द फाइनेंशियल गेन्स। आलोक सर, अगर जंग होती है तो भारत को कितना नुकसान होगा? आर्थिक दृष्टि से तो बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि इकोनॉमी में हम यूक्रेन और रूस, अमेरिका सबके साथ हमारे संबंध है, और ये बहुत ही महायुद्ध जिसे कहा गया, तीसरे विश्व युद्ध की तरह से एक स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जेके त्रिपाठी जी, अशोक जी, मेजर जनरल जेके परिहार, अजय वर्मा जी और आलोक मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि रशिया और यूक्रेन अगर जंग के मुहाने पर आकर के खड़े हैं तो अभी भी भारत का स्टैंड एक ही है कि कूटनीतिक तरीके से समस्या का समाधान निकलना चाहिए। लेकिन क्या पुतिन अपनी जिद छोड़ेंगे? क्या यूक्रेन नाटो की जिद छोड़ेगा? क्या पुतिन ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि नाटो का विस्तार हो? क्या पुतिन ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि पश्चिमी देश एकदम हलक तक आकर के खड़े हो जाएं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन क्या करने वाले हैं? सिर्फ वर्बल बैटल यानी शाब्दिक संग्राम ही होगा या वाकई में जंग होने वाली है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सच्ची खबर, पहली खबर,
यूक्रेन से, रशिया से, अमेरिका से, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक ब्रेक।